हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का मानव शरीर में क्या उपयोग होता है, इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, इसके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं और मानव शरीर में इनका कार्य क्या होता है। तो देखिए, शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये देखिए दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है कार्बो मीन्स होता है कार्बन, और हाइड्रेट मीन्स होता है पानी यानी जल H2O। कार्बो यानी कार्बन, हाइड्रेट मीन्स पानी। तो कार्बोहाइड्रेट देखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने हुए यौगिक होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने हुए यौगिक होते हैं। और इसमें अगर हमको ये देखना है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो यहाँ से हम उस अनुपात को निकाल लेंगे। देखिएगा, कार्बन इसमें 1 है तो 1 हो गया। हाइड्रोजन H2 है यानी कि 2 हाइड्रोजन है तो 2, और ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ 1 हो गया। तो इस प्रकार से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए यौगिक होते हैं, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 1:2:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक है अथवा नहीं है, तो देखने से ही स्पष्ट है कि इसमें कार्बन पाया जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन पाया जा रहा है, तो इस तरह से ये कार्बनिक यौगिक है। यानी कि वे यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाए वो कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का यौगिक है? तो ये कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक। और प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक यौगिक, जिस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ वो था यूरिया। प्रयोगशाला में सबसे पहले निर्मित होने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया है। इसका सूत्र है NH2CO NH2। अब इसके बाद देखिएगा कि मानव कार्बोहाइड्रेट को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, तो भोजन का पाचन होता है। पाचन के बाद ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज में ये बदल गया, उसके बाद ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। हमने कहा कि मानव ने जो कार्बोहाइड्रेट को भोजन के रूप में ग्रहण किया, वो पचने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। और 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, किसके ऑक्सीकरण से? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है।
तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले, क्या करने वाले ये यौगिक हैं, ऊर्जा देने वाले यौगिक हैं। और हम देख रहे हैं कि 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और मानव शरीर को जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें 50 से लेकर के 75 या कह लीजिए कि लगभग 80% तक ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। कार्बोहाइड्रेट देता है, यानी कि हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उस टोटल ऊर्जा की आवश्यकता का 50 से लेकर के 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग आते हैं कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण पर। तो इसको देखिए प्रमुख रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड देखिएगा ये सबसे सरल शर्करा होती है और इसमें सैकेराइड के 1 अणु होते हैं। कितने अणु के मिलने से ये बनते हैं, सैकेराइड के 1 अणु के मिलने से बनते हैं। और इसमें देखिएगा प्रमुख हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। मार्केट में देखिए ग्लूकान डी जो होता है जिसको हम लोग ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको खा लेने से या पानी में मिला करके पी लेने से हमको डायरेक्ट ऊर्जा मिलती है, उसमें ग्लूकोज ये होता है। उसके बाद देखिए दूसरा है फ्रक्टोज। ये फलों में प्रमुख रूप से पाया जाता है, इसलिए इसको फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर या फल शर्करा कहा जाता है। फल शर्करा। और मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी क्या करती है, फूलों के रस को चूस करके अपने छत्ते में जमा करती है और उस रस को शहद कहते हैं। क्या कहते हैं, शहद। अब देखिए क्वेश्चन आ जाए कि शहद का मुख्य घटक क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज। तो इसमें देखिए ये फ्रक्टोज हो जाएगा, क्योंकि जो शहद है ये फूलों के रसों से, मधुमक्खी फूलों के रस को चूस करके ले जाती है और फूल से ही क्या बनते हैं, फल बनते हैं। तो जो शहद होता है ये फूलों का रस होता है और ये फल शर्करा यानी फ्रक्टोज होता है। तो शहद का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है गैलेक्टोज। ये गैलेक्टोज जो होता है लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त होता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि जल को उससे अलग कर दिया जाता है, ये प्राप्त हो जाता है। दूसरा देखिएगा ये डाइसैकेराइड होता है। डाइसैकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज आते हैं और ये एक ही प्रकार के अथवा एक से अधिक प्रकार के मोनोसैकेराइड के अणुओं से मिलने से बनता है। दोनों अणु देखिएगा, 2 अणु इसमें होते हैं, दोनों अणु एक ही प्रकार के हों या दोनों अणु जो हो ये भिन्न भिन्न प्रकार के हों। 2 अणु होते हैं इसमें, किसके, मोनोसैकेराइड के। ठीक है, तो ये डाइसैकेराइड बनता है, क्योंकि मोनो का मतलब होता है एक, इसमें 1 अणु है, मोनो है। डाई का मतलब है 2 अणु रहेंगे इसमें, और पाली का मतलब होता है बहुत सारे अणु रहेंगे। तो इसमें देखिए पहला है माल्टोज। माल्टोज को यव शर्करा कहते हैं। कौन सा शर्करा है ये, यव शर्करा माल्टोज को कहा जाता है और ये अनाजों में पाई जाती है, ग्रेन में, यव शर्करा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सुक्रोज होता है। सुक्रोज है, इसको ये शुगर केन में, शुगर केन मीन्स होता है चीनी,
ये चीनी में पाई जाती है। और जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं वो सबके अंदर चीनी मिला होता है, यानी कि चीनी से ही तैयार की जाती हैं। आप दुकान पर जाते हैं मार्केट में, कहते हैं रसगुल्ला ले आओ, रसमलाई लाओ, तो ला करके दुकानदार किस पे रखता है? टेबल पर ही रखता है। इसलिए इस सुक्रोज को टेबल शर्करा भी कहते हैं, टेबल शर्करा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि टेबल शर्करा क्या होती है, सुक्रोज को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसको हमने बता दिया। अगला देखिए है ये लैक्टोज। लैक्टोज देखिए क्या करता है। लैक्टोज ये मिल्क में यानी कि दूध में पाया जाता है, इसलिए इसको दुग्ध शर्करा कहते हैं, दुग्ध शर्करा या मिल्क शुगर, मिल्क शुगर कहा जाता है। एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, ध्यान रहे कि लैक्ट शब्द जहाँ पर आ जाए तो समझ जाइए कि उसका कहीं न कहीं कनेक्शन दूध से है, मिल्क से है। जैसे यहाँ देखिए लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर क्या होता है? लैक्टोमीटर की सहायता से दूध की शुद्धता, प्योरिटी को नापते हैं, दूध की शुद्धता नापते हैं। ठीक है, अगला है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या होता है? लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया होता है। और ये बैक्टीरिया कार्य क्या करता है? दूध है, इस दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। तो लैक्ट शब्द जहाँ पे आए तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन मिल्क से निश्चित रूप से होता है। जैसे लैक्टोज, लैक्ट आया, ये दुग्ध शर्करा है। लैक्टोमीटर, इसे दूध की शुद्धता नापते हैं। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया होता है। इसके बाद देखिए यह है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो होता है ये मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड के बहुत सारे अणुओं से मिलकर के बनता है। इसमें बहुत सारे अणु मिले रहते हैं और इसकी संरचना जो होती है बहुत जटिल होती है। पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये जल में घुलते नहीं हैं, अघुलनशील होते हैं और पौधों में प्रमुख रूप से ये पाए जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए ग्लाइकोजन है, जंतुओं में भोजन जो होता है ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, जबकि वनस्पतियों में मंड या स्टार्च के रूप में भोजन संचित होता है। सेलुलोस देखिए क्या होता है, सेलुलोस आप सेल में पढ़ेंगे कि जो वनस्पति कोशिका होती है उसकी कोशिका भित्त जो होती है ये सेलुलोस की बनी होती है। ठीक है, और देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट वसा में बदलकर देखिए संचित भोजन, वसा में बदलकर संचित भोजन तथा संचित भोजन तथा मंड के रूप में संचित ईंधन
संचित ईंधन का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वसा में बदलकर किसका कार्य करते हैं, ये संचित भोजन का, ठीक है, भोजन के रूप में ये संचित हो जाते हैं तथा मंड के रूप में ये संचित ईंधन का कार्य करते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत होते हैं, तो जो भी अनाज हुए जैसे गेहूँ, चावल, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जितने भी मीठे फल हुए, रसीले फल हुए, इन सब में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग एक नए क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।